हो गई स्टार्ट। अब वो क्रोम ओपन कर दे एक बार। सही सही नहीं है ना? सही है नहीं है ना? इसको मैं सही करता हूँ। मेरे को पता है सही नहीं क्यों है, रीजन मेरे को पता है। अब सही है, अब सही करें। ये फोन के कारण है वो, इस मेरे को पता है। अब वही सही आ रही है क्या? चेक करो। सही होगी ना वॉइस? वो कल भी पता है किस कारण से थी, मेरे को पता चल गया। फोन के अंदर मैं चालू रखता ना। सही आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। एक बार जुड़ जाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अब वॉइस कैसी है? जो अपन पहले चेक करे थे वही है, सेम। सही है। एक बार जो है आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपके पास जो है प्रॉपर ढंग से वॉइस पहुंच रही है, वीडियो क्वालिटी शो हो रही है। एक बार जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, देखें, ताकि उसके बाद अपन क्लास को, लाइव सेशन को स्टार्ट करें। एक बार है जो कमेंट करके बता दें, देखें। वही सही आ रही है, ठीक है। मेरे को ये कमेंट देखना पड़ेगा। एक बार जो है मुझे आप कमेंट करके बता दें कि आपके पास जो है प्रॉपर ढंग से वॉइस आ रही है, और जो है आपको एकदम अच्छे से क्वालिटी के साथ आपको जो है पैनल दिखाई दे रहा है। 720 पिक्सल पे एचडी पे करके आप जो है स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज जो है वॉइस आपके हिसाब से जो है एकदम परफेक्ट वॉइस आ रही होगी आपके पास। और आपकी मांग थी सर की जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट यूज किया जाए, तो आज बैकग्राउंड भी व्हाइट है और सब कुछ ओके है। तो एक बार जितने भी है लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे जो है कमेंट करके बता दें। उसके बाद अपन क्लास को करते हैं स्टार्ट। विद्यार्थियों, कल की क्लास में अपन ने जो है, लास्ट क्लास के अंदर अगर मैं बात, क्लास में अपन ने जो है पुष्प पालन के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि बुक कीपिंग के बारे में। इसके अलावा अपन ने जो है पुष्प पालन व लेखांकन में अंतर को देख लिया था। ये अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज अपन बात करने वाले हैं लेखांकन का इतिहास। आज की इस क्लास में अपन देखेंगे लेखांकन का इतिहास। चलिए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं अपने टॉपिक की। लेखांकन का इतिहास। बिल्कुल वॉइस एकदम सही आ रही है, ठीक है सबका वॉइस ठीक आ रही है? टीम चेक करके बताएं। एकदम बिल्कुल परफेक्ट है जो अपन सुन रहे, बिल्कुल किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर विद्यार्थियों, लेखांकन के इतिहास की बात की जाए, आपको पता है किसी भी विषय को पढ़ने से पहले अपन को उस विषय की जो है हिस्ट्री है
उस विषय का क्या जो है इतिहास रहा है, उसके बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए, उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। लेखांकन के इतिहास टॉपिक से पहले अगर बात करें तो पहले की गत भर्तियों में यहाँ से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2011, 13, 15, उसके बाद जो है धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया और उन्होंने थोड़े थोड़े जो प्रश्नों की जो है जटिलता को बढ़ा दिया। मेरे को कमेंट करके बताते रहें किसी प्रकार कोई इश्यू वगैरह हो तो, जितने भी जो लाइव सेशन में जुड़े हैं। चलिए विद्यार्थी, बातचीत करते हैं अपने लेखांकन के इतिहास को, शुरुआत करें। विद्यार्थियों, एक आपने कहावत सुनी होगी कि पहले लिख पाछे दे, यानी कि बाद में देना, पहले लिखो और भूल पड़े तो कागज से ले। यानी कि विद्यार्थियों कि आपको अगर बात करें तो किसी भी चीज को जो है आपको कार्य करने से पहले, किसी भी लेन देन का, उसको सबसे पहले लिख लेना चाहिए। उसके बाद ही जो है आपको किसी को रुपए दे रहे हैं, कोई माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो करना चाहिए। क्यों क्यों अगर कल ने कोई भूल होगी तो आपसे जो मांगेगा तेरे पास क्या सबूत है, तो अपने पास जो है कागज होगा। तो इसीलिए कहावत है पहले लिख फिर दे, अगर भूल पड़े तो कागज से ले। समझे बात को भाई। अगर बात करें प्राचीन समय में, आपको पता है कि कागज जो है वो नहीं हुआ करता था। और मोहित जी कह रहे लाइव के बाद वीडियो, बिल्कुल लाइव के बाद मनीष जी कह रहे कल वाली में गूंज रहा, आज एकदम बिल्कुल ठीक है ना, आज कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। बताइए देखिए, तो विद्यार्थियों में बात करूं तो प्राचीन समय में जब लेखा किया जाता था तो भाई कागज तो हुआ नहीं करता था। तो वो क्या करते थे भाई, पहले एक बात करें तो शिला लेखों पर, आज ठीक है मनीष जी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल आज ठीक है, पहले शिला लेखों पर, उसके बाद अगर बात करें भोजपत्रों पर, है ना। तो अभी वर्तमान में जो है लेखा किस में होने लगा है, कंप्यूटर में होने लगा है ना। तो भाई धीरे धीरे यह आपका जो है लेखांकन का क्रम है वो क्या होता गया, चलता गया भाई, है ना। तो बात करें, अगर अगर आप सबसे पहले बात करें, आपको पता है कि अपन इस लोक में जी रहे हैं, परलोक में भी अपना जो है लेखा हो रहा है। अपने जो है पुण्य का, अपने पापों का जो है, आवाज चेक करते जाओ ना, हाँ पुण्य का, पापों का बिल्कुल लेखा जोखा हो रहा है। और इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी अपना लेखा हो रहा है। तो यानी कि मैं बात करूं परलोक में लेखा करने वाले विद्वान, यानी अपन बात करें पारलौकिक लेखाकार, यानी कि परलोक में जो अपने, वो पारलौकिक लेखाकार किसे कहा जाता है, चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त को कहा जाता है। ये जो है अपने क्या है भाई, पाप हुए पुण्य का लेखा करते हैं, और उसी के आधार पर तय होगा कि अपन को जो है स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक मिलने वाला है। आपने अगर इस जन्म में पाप किए हैं तो सीधी सी बात है कि आपको जो है नरक मिलने वाला है, अगर पुण्य किए हैं तो स्वर्ग मिलने वाला है। वहां पर आपकी बैलेंस शीट बनाई जा रही है, और जब आप जाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट में देखा जाएगा कि आपका जो है पाप और पुण्य का हिसाब बराबर हो रहा है, या पाप का है उनकी संख्या ज्यादा है। विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं, दत्त समर जी कह रहे हैं सर इस लाइक फोल्डर में, बिल्कुल फोल्डर में जोड़ देंगे, मनीष जी फोल्डर में जोड़ देंगे, है ना। तो भाई पारलौकिक लेखाकार चित्रगुप्त को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत में जो लेखाधिकारी, आपने कहीं पर एक शब्द यूज किया होगा, कारिंदे। कई विद्यार्थी कारिंदे से बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर कारिंदे किसे कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, अगर प्राचीन भारत में अगर मैं बात करूं लेखाकार करने वाले को, यानी कि लेखा अधिकारी को, तो उसे क्या कहा जाता था, अक्सपटला मध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, अक्सपटला मध्यक्ष।
यानी कि प्राचीन भारत में लेखा अधिकारी को, अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन भारत में लेखा अधिकारी को क्या कहा जाता था भाई, अक्सपटला मध्यस्थ कहा जाता था। यानी कि और कारिंदे जो है व्यापारी होते थे, उनको कारिंदे कहा जाता था। इस बात का भी क्या रख लेना भाई, ध्यान में रख लेना। बताओ विद्यार्थियों, आज मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी थीम मांग थी कि सर बैकग्राउंड व्हाइट हो, तो बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड है। और वॉइस है आज बिल्कुल परफेक्ट वॉइस है, बिना कोई शोर शराबे के, बिना किसी इको के, बिना किसी गूंज के, बिना कोई नॉइज के, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपके पास वॉइस पहुंच रही है। क्वालिटी को 720 पिक्सल पे करके देखिए, आपको आनंद आने वाला है क्लास में, है ना? तो विद्यार्थियों ये बात समझे भाई, क्या समझे कि पारलौकिक लेखाकार चित्रगुप्त और प्राचीन भारत में लेखा अधिकारी को क्या कहा जाता था, एक्सपटला मध्यक्ष। ठीक है भाई विद्यार्थियों, चले आगे। चलो पलाजी भी जुड़ गए हैं, इनके पास भी जो है नोटिफिकेशन पहुंच गया है। चलिए विद्यार्थियों बात करते हैं आगे। विद्यार्थियों आपको पता है कि सबसे पहले जो लेखा है वो किस पर किया जाता है? धीरे धीरे आपको पता है कि लेखांकन जो है आज का नहीं है, जब से सभ्यता है तब से लेखांकन का कार्य किया जाता था। यानी कि कोई लेखांकन एकाएक जो है इसका जन्म नहीं हुआ कि अब वर्तमान में ही जो है लेखांकन की, नहीं, लेखांकन जो है पहले भी किया जाता था। ठीक है भाई विद्यार्थियों, तो इस बात को आप ध्यान में रखना, यानी मानव सभ्यता के साथ ही लेखांकन के युग की क्या होगी भाई, शुरुआत हो गई। ठीक है भाई, चले आगे। लो भाई बात करते हैं, प्राचीन काल में जो लेखा है वो किस पे किया जाता भाई, मिट्टी हुए पत्थरों पर, यानी कि वे शिला लेखों पर लिखते थे। यानी कि मिट्टी और पत्थरों पर भाई, उनके पास और कागज वगैरह तो हुआ नहीं करता था, क्यों, कागज का तो आविष्कार किसने किया था भाई, चीन ने किया था, है ना? तो उससे पहले कागज तो हुआ करता नहीं था। तो किस पर लिखते थे, मिट्टी पत्थर यानी शिला लेखों पर। आपने देखे होंगे भाई, शिला लेखों पर उत्कीर्ण करके रख लेते थे, है ना? गुरुजी प्रणाम, भगवान जी बिल्कुल। जितने भी भाई जुड़े हैं सभी एक बार कमेंट करके जरूर अपनी हाजिरी को लगा दें, ताकि आपकी जो है क्लास में प्रेजेंट लग जाए, अब्सेंट नहीं लगे, ताकि पता चलता रहे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कब शुरू हुई? 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई है ना? और अपना टाइम है 8:30 का क्लास का। तो ये बात भी ध्यान रख लेना, पहले लेखा किस पे किया जाता था भाई, मिट्टी और पत्थरों पर, है ना? भाई धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, धातु आ गया, धातु आ गई, धातु में जो है आपके ताम्र पत्थर, आपने महाभारत काल के में समय देखा होगा, यानी कि ताम्र पत्थर पर, है ना? उसमें जो है आपने सभ्यताओं सुनी होगी। तो भाई धीरे धीरे फिर लेखा किस पर किया जाने लगा, ताम्र पत्थर पर। यानी कि आप कभी गांव के अंदर राव वगैरह आते हैं, वो आपके दिखाते हैं, तो उनके वो ताम्र पत्रिका होती है, तांबे, वहां आपके परदादा के नाम वगैरह लिखे होते, यानी ताम्र पत्र पर लेखा किया जाने लगा। ठीक है भाई। और धीरे धीरे फिर जो है लेखा किस पे किया जाने लगा, आपके भोजपत्र पर। आप अगर गांव में कभी आपने जो है ये करवाया होगा भाई, डोरे वगैरह बनाए ना, डोरे बनाते ना, तो वो क्या करते हैं भाई, भोजपत्र पर, भोजपत्र क्या होता है भाई, यानी कि लकड़ी, यानी भोजपत्र भाई क्या, लकड़ी का कागज। आपने अगर कभी डोरे वगैरह करवाए हैं, किसी के नजर का डोरा करवाया हो, तो भाई वो डोरे के अंदर लाल कुसुम के अंदर बांध के देता है, तो वो भोजपत्र पे ही जो है क्या करता है भाई, वो सारणी वारणी बना के लिखता है। चलने दो ना, बंद कर दूं आवाज, मिनिमाइज कर दूं ना आवाज, ये लो। ठीक है ना भाई, वो किस पर लिखता है, भोजपत्र पर। चलो बताओ देखें किस किस को पता है कि भोजपत्र पर ही लिखते हैं। बस समर जी कह रहे हैं क्लास रुक ना, क्लास तो बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रही है, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं है। आपके नेटवर्क इश्यू होगा भाई, हमारे यहाँ तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर चल रही है। नहीं नहीं सही है, इसमें चल रही है, एकदम सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है ना? तो भाई भोजपत्र पर लिखा जाता था, आपने देखे होंगे भोजपत्र, किस किस को पता है कमेंट करके बताओ, भोजपत्र के बारे में कौन कौन जानता है? भोजपत्र देखेंगे भाई, डोरा वगैरह करवाने जाते हो तो देख लेना भोजपत्र, किस किस को पता है कि भोजपत्र क्या होता है, कैसा होता है ना? तो ये भोजपत्र क्या होता है, लकड़ी का, है ना? लकड़ी के पतली पतली पन्नियां होती है,
है ना। चलो भाई, फिर भोजपत्र के बाद आपके कागज आ गया, यानी कि किस पर लेखा किया जाने लगा, कागज पर किया जाने लगा। और कागज के बाद अब वर्तमान में क्या आ गया भाई, कंप्यूटर आ गया है, यानी कि आपका जो है डिजिटल हो गया जमाना। तो अब लेखा किस पे किया जाता है भाई, कंप्यूटर पर किया जाने लग गया है विद्यार्थियों। ठीक है भाई, कमेंट करके बता दिया करो मेरे को। चले आगे विद्यार्थियों, इस बात को समझे भाई, क्या समझे। हाँ, तो ये समझ गए भाई, लेखा इस प्रकार जो है, आपको पता है क्यों जरूरत पड़ी, आपको पता है लेखांकन, क्योंकि आदमी की जो है याददाश्त की शक्ति क्या भाई, सीमित है, और भूल जाता है आदमी। कितने लेन देन याद रखें भाई, एक दो लेन देन तो याद रख लें, हजारों लेन देन किस किस को याद रखें, तो फिर भाई उनको लिखने की कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस हुई। और आपको पता है कि व्यापार जो है आपके उद्योगों को, वाणिज्य को अगर बात करें, उनके विकास के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हुई भाई, लेखांकन की आवश्यकता महसूस हुई, यानी लेखों को जो है करने की आवश्यकता आपके महसूस हुई। चले विद्यार्थियों आगे बताओ, देखें ये बात किस चीज की समझ में आ गई, सबको आ गई। चले आगे, चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं, आगे बात करें वाणिज्य नगरी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता। तो भाई वाणिज्य नगरी की मैं बात करूं, तो वाणिज्य नगरी के रूप से किसे जाना जाता है भाई, वाणिज्य नगरी के रूप में जाना जाता है आपके बेबीलोनिया को। किसको जाना जाता है भाई, वाणिज्य नगरी। ध्यान रखना, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, वाणिज्यिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता था, यानी कि बेबीलोनिया को। सीधा सीधा ध्यान रख लेना। ठीक है भाई विद्यार्थियों, वाणिज्य नगरी के रूप में किसे जाना जाता था भाई, बेबीलोनिया को। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब बात करें, आ, बात करें आगे विद्यार्थियों, दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि मैं बात करूं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का अगर बात करूं, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है, वो मैं बात करूं, तो वो आपके एक विद्वान एडवर्ड पेराग्लो ने किया। किसने किया भाई, एडवर्ड पेराग्लो ने किया भाई। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो भाई दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई, एडवर्ड पेराग्लो ने किया था, उनके अनुसार माना जाता है। कब किया था भाई, आपको पता होगा, बिल्कुल बेबीलोनिया सभ्यता, बिल्कुल। तो भाई इन्होंने जो प्रयोग कब किया था भाई, ये आपकी बात करें 1340 ईस्वी की बात कर सकते हैं, यानी 1340 में। ठीक है भाई विद्यार्थियों। हाँ, आगे बात कर लेते हैं भाई, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक। अगर मैं दोहरा लेखा प्रणाली के जनक की बात करूं, तो कौन भूल सकता है एक विद्वान जिसका नाम था लुकास पेसियोली। ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब इस प्रश्न से आगे आपको निकलना होगा। लुकास पेसियोली को बहुत बार पूछा जा चुका है, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कौन भाई, लुकास पेसियोली। कहाँ का था, वहीं का, वहीं का। संजना जी की डबल आवाज आ रही है ना, तो डबल आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है ना। कहाँ का था भाई ये, इटली का। कहाँ का भाई, इटली, ये वही इटली है ना भाई, वही इटली है ना। तो दोहरा लेखा प्रणाली का जनक लुका स्पेशली कहाँ का था भाई, इटली का था। इसने जो है, ध्यान रखना भाई ये चीज। आवाज डबल कहाँ आ रही है, एकदम सही आवाज आ रही है, आवाज एकदम सही आ रही है, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है भाई। आप अपनी जो है नेट की क्वालिटी को चेक कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप अपनी नेट की क्वालिटी को चेक करें भाई।
एक बार जो है आप नेट का जो है अपना इश्यू रिजोल्व करो, देखें। हमारे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, देखें। हाँ सर, आप पढ़ाओ, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, क्लास बिल्कुल सही चल रही है, कोई इश्यू है ही नहीं। हाँ भाई, चले आगे, चले आगे। लो भाई, आगे तो ये चीज समझ गए भाई। दोहरा लेखा प्रणाली का जनक लुकास पेसियोली। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एडवर्ड पेराग्लो ने। कब किया? 1340 में। वाणिज्य नगरी के नाम से बेबीलोनिया को जाना जाता है। ठीक है भाई, ये बेबीलोनिया सभ्यता थी, है ना। ये एक बेबीलोनिया सभ्यता थी, जो वहीं बेबीलोनिया की सभ्यता की राजधानी वगैरह बेबीलोन वगैरह हुआ करती थी। आपको जो है उनका इतिहास पढ़ना नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है। वाणिज्य नगरी के नाम से किससे जाना जाता था भाई? बेबीलोनिया को जाना जाता था। ये बात आप बस ध्यान में रख लेना, बाकी कुछ जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है ना। शिव करेला जी का कमेंट क्या है? बेबीलोनिया का वर्तमान नाम क्या है? हाँ, तो वर्तमान नाम वगैरह की जरूरत नहीं है, ये मेसोपोटामिया वगैरह का क्षेत्र है, अपने इराक, है ना, इराक वगैरह के आसपास का। तो भाई वर्तमान नाम इराक है इसका। क्या नाम है? इराक, सीरिया, देख लेना, ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक है, आगे चलें भाई, बात करें आगे, है ना। पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो प्राचीन वाणिज्य नगरी के नाम से जाने बेबीलोनिया का वर्तमान नाम क्या है, नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, अगर ज्ञान बढ़ाना है तो फिर भाई बेबीलोनिया का आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, बेबीलोनिया की अवस्थिति क्या ये भी पता होना चाहिए, बेबीलोनिया की उसमें जनसंख्या की थी क्या थी ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो भाई ज्ञान नहीं बढ़ाना है अपन को, अपन को कॉमर्स पढ़नी है ना, अकाउंटेंसी पढ़नी है, अपन को जो है 45 क्वेश्चन का टारगेट है वो अचीव करना है। ठीक है, लेकिन आपकी जिज्ञासा है उसको मैंने जिज्ञासा को बता दिया है, मैंने जिज्ञासा थी आप के बारे में बता दिया है ना। चले विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, आगे बात करें विद्यार्थियों। पर देखो, जब बात अगर लुकास पेसियोली की करूं मैं, है ना, किसकी बात करूं? लुकास पेसियोली की। लुकास पेसियोली दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता। कहाँ का था भाई? इटली का था। ये बात भी ध्यान रखना, कहाँ का था? इटली का था। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। अब भाई लेखांकन प्रणाली का जन्म कब हुआ? अगर मैं बात करूं तो आपके जो लुकास पेसियोली की पुस्तक थी, लुकास पेसियोली की क्या थी भाई? पुस्तक। लुकास पेसियोली की पुस्तक। अब विद्यार्थियों, आपको जो पुस्तक के बारे में कई शब्द सुनने को मिलता है, डी कंपासेट स्क्रिप्चर। और विद्यार्थियों, वास्तव में ये पुस्तक नहीं थी। अगर मैं बात करूं तो वास्तव में ये पुस्तक नहीं थी डी कंपासेट स्क्रिप्चर, ये तो केवल पुस्तक का एक अध्याय था, एक केवल चैप्टर। ठीक है भाई, ध्यान रखना कहीं कि ये क्या है, ये एक्चुअल में पुस्तक नहीं थी, ये पुस्तक का क्या था? एक चैप्टर था। लेकिन लोग क्या मानते हैं भाई, इसको पुस्तक ही मान बैठे हैं। तो ध्यान रखना, ये तो केवल एक चैप्टर था। और ये कोई जो था पुस्तक थी, वो भी कोई अकाउंटेंसी की पुस्तक नहीं थी, क्योंकि लुका स्पेशली कोई अकाउंटेंट का काम नहीं करता। ये क्या था? गणितज्ञ था। क्या था भाई? ये ना गणितज्ञ था। क्या था भाई? अगर मैं बात करूं, ये क्या था? मैथमेटिशियन था, है ना। ये एक गणितज्ञ था। कौन भाई? लुकास पेसियोली। इनकी पुस्तक ये कब आई भाई? ध्यान रखना, 1494 में। कब आई? 1494 में। तो भाई 1494 का मतलब क्या हो गया भाई? 15वीं शताब्दी। और 15वीं शताब्दी 1494 का मतलब 15वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि कब हुआ भाई? 15वीं शताब्दी के अंत में। तो भाई ध्यान रखना, है ना। ध्यान रखना, क्यों? क्यों शताब्दी स्टार्ट तो अभी कौन सी शताब्दी चल रही है भाई? 21वीं शताब्दी चल रही है। ये क्या चल रहा है? 2024। शताब्दी कौन सी है? 21वीं। ठीक है, जैसे ही 2099 के बाद 2101 आने का मतलब शताब्दी कौन सी होगी?
22वीं। ध्यान रखना, तो ये 1494 का मतलब 15वीं शताब्दी के अंत में। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक शब्द सुना होगा पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। यानी पूर्वार्ध का मतलब पहले, उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है भाई, बाद में। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है पहले, इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना। तो 1494 का मतलब 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ भाई। तो लेखांकन प्रणाली का जन्म कब हुआ आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। लुकास पेसियोली जो थे, ये कहाँ के थे भाई, इटली के थे, है ना। और इनकी 1494 में पुस्तक कौन सी भाई, दी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। ठीक है भाई, वैसे तो ये पुस्तक नहीं थी, लेकिन आप लोगों की आदत पड़ी हुई है तो याद कर लेना, पुस्तक याद कर लेना, नहीं तो चैप्टर था। पुस्तक का नाम आपको पता है, कमेंट करके मेरे को बताओ। मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, सुमा डे अर्थमेट्रिका जियोमेट्रिका दी प्रोफेशन, है ना भाई, ऐसा अटपटा सा नाम था। ठीक है ना भाई, कमेंट करके बताओ दो। बिल्कुल 10 समर जी कह रहे हैं सुमा डे, बिल्कुल बिल्कुल सुमा दे, है ना। समझे भाई बात को। चले आगे। तो भाई ये बात ध्यान में रख लोगे, ये सारी बातें ध्यान में रख लोगे ना। 1494 में 15वीं शताब्दी के अंत में लुकास पेशुली। और जो भाई था ये पुस्तक प्रकाशन कहाँ से, अगर मैं बात करूं तो ये एक शहर जिसका नाम था वेनिस नगर। कौन सा नगर भाई, वेनिस नगर से प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का। वेनिस नगर से पुस्तक का प्रकाशन हुआ। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूँ इटली की, है ना। कौन सी बात कर रहा हूँ, इटली की। और इस पुस्तक की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी पुस्तक की भाई, लेटिन भाषा। कौन सी भाषा भाई, लेटिन भाषा, है ना। लेटिन भाषा, कुछ इसे इटालियन भी कहते हैं, क्या भाई, इटालियन, है ना। तो भाई ध्यान रखना ये चीज, ये सारी चीजें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो भाई ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ये आपकी पुस्तक है लेटिन, या जिसे अपन इटालियन भाषा कहते हैं। तो ये भाई वेनिस नगर जो इटली में शहर है, वहां से इस पुस्तक का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ, वेनिस नगर इटली से हुआ। इसकी भाषा ये थी, और इस भाषा के होने के कारण भाई इसको प्रसिद्धि नहीं मिली। तो आपसे पूछा जाए प्रकाशन कब हुआ, है ना, तो भाई ध्यान रखना 1494 में। पुस्तक का नाम था दी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। ये वास्तव में एक चैप्टर था, लेकिन सब लोग यही लगे हुए हैं तो अपन भी, मैं कह देता हूँ पुस्तक की नाम, है ना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर भी इसको पुस्तक के नाम से ही दे देता है ना। तो भाई ये डी कंपासेट स्क्रिप्चर 1494, इटली वेनिस नगर, भाषा इसकी इटालियन या फिर अपन कहते हैं लेटिन, इस भाषा में प्रकाशित हुई। इस भाषा में प्रकाशित होने के कारण इस पुस्तक की पहुंच क्या हुई भाई, ज्यादा जगह तक नहीं हुई। फिर एक आया विद्वान, है ना, कौन भाई, हाउज ओल्ड कौंसिल। कौन आया भाई, विद्वान, हाउज ओल्ड कौंसिल आया। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने 1543 में, कब भाई, 1543 में, ध्यान रखना कब, 1543 में इस पुस्तक का क्या किया, अनुवाद किया। और भाई था कौन, अंग्रेज था, लंदन में कब प्रकाशित किया, लंदन में इसका क्या किया भाई, अनुवाद किया। क्या किया भाई, अनुवाद किया। कौन सी भाषा में अनुवाद किया भाई, तो आपको पता है कि नाम क्या है, अंग्रेज है क्या भाई, अंग्रेज है, तो कौन सी भाषा में अनुवाद करेगा भाई, अंग्रेजी में। तो कौन सी भाषा में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया भाई इसने। ये लो भाई, ये बात ध्यान रखना, अंग्रेजी में अनुवाद किया, किसने किया, हुज ओल्ड कोसिल ने किया। कब किया भाई, 1543 में। कहाँ के भाई, लंदन में। कमेंट करके बताओ, मोई जी कह रहे हैं बिल्कुल 1543 में ह्यूज ओल्ड कौंसिल, बिल्कुल। तो ये बात भाई ध्यान में रखना। चले आगे, ये बात समझ गए, समझ गए पूरी चीज, ये समझ गए ना कि भाई सबसे पहले बात ध्यान में रखना, लुकास पेशोली दोहरा लेखा प्रणाली का जनक, वाणिज्य नगरी बेबीलोनिया। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रख लोगे। लुकास पेशोली कहाँ का, इटली का। इसने पुस्तक लिखी कौन, कब, 1400
क्लास चल रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताना, देखें वापिस। ठीक है ना? तो भाई ये चीजें सारी समझ में आ गई ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करके बता दो। बिल्कुल चल गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया था। हाँ, बात करते हैं आगे। लो भाई, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ गए अपन, बात करते हैं बाद में। फिर भी जो है, इस पुस्तक को जो है अगर बात करें, आपके जो है दोहरा लेखा प्रणाली की पुस्तक लिखी किसने थी? लुकास पेसियोली ने। अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में? होज ओल्ड कोसिल। उसके बाद बात करते हैं एक विद्वान जिसका नाम आता है एडवर्ड जोन्स। इन्होंने 1795 में जो है एक पुस्तक लिखी, यानी प्रतिपादन किया, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है भाई, किसने पढ़ता, यानी कि लेखांकन की आपके जो अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? 1795 में किसने किया भाई? एडवर्ड जोन्स ने किया। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का जो है ये प्रतिपादन किया, यानी कि अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया किसने भाई? एडवर्ड जोन्स ने, यानी अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। ये बात ध्यान में रखना विद्यार्थियों, समझ गए? एडवर्ड जोन्स 1795, ध्यान रखना। एडवर्ड जोन्स ने 1795 में द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में आपकी इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है भाई? ध्यान रखना, अगर पूछे तो पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में आपके जो है लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो विद्यार्थियों, आपके सामने 3 प्रश्न इस प्रकार बनता है, लेखांकन का जनक है ना? अब लेखांकन में आपके ये प्रश्न बनता है भाई, दोहरा लेखा प्रणाली, है ना, का जनक। आपके सामने ऑप्शन मिलते हैं इस प्रकार, मान लो ऑप्शन ए मिलता है आपको लुकास पेसियोली। एक ऑप्शन आपको मिलता है हुज ओल्ड कोसिल। एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडवर्ड जोन्स। एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडवर्ड पेराग्लो। अब आपसे पूछा जाएगा इसका जो है प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। चलो मेरे को इसका कमेंट करके बताओ, देखें आप सही उत्तर बताओ। ये प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन है, लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली का जनक है ना भाई? बताओ, देखें कमेंट करके। जितने भी लाइव सेशन में जुड़े हैं कमेंट करके बताओ, देखें मेरे को कमेंट करके बताओ, देखें मेरे को। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, सबका उत्तर क्या आ रहा है भाई? लुकास पेसियोली, मयूरी जी का ए, सबका ए आ रहा है। बिल्कुल सही, पर्सन का जो है सही उत्तर है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? लुकास पेसियोली, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी प्रणाली का, अब मैं इसी जगह जो है प्रश्न कर देता हूँ चेंज, प्रश्न के अंतर में डाल देता हूँ आपके जो है वर्ड यूज कर देता हूँ यहाँ में अंग्रेजी प्रणाली। क्या यूज कर देता हूँ भाई मैं यहाँ? अंग्रेजी प्रणाली। लो भाई, लेखांकन में अंग्रेजी प्रणाली का जनक है, प्रश्न ये है
अंग्रेजी प्रणाली का जनक है। अब इसका क्या आंसर राइट होगा? अगर ये प्रश्न बन जाए लेखांकन में अंग्रेजी प्रणाली का जनक है तो इसका उत्तर क्या होगा? बताओ देखें मेरे को। अब इस क्वेश्चन की भाषा मैंने चेंज कर दी है। अब इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट आ रहे हैं क्या सबके? सबके आ रहे हैं सी। बिल्कुल सी आ रहे हैं सबके, राइट आंसर आ रहे हैं। यानी कि अगर अंग्रेजी प्रणाली की बात कर ले तो एडवर्ड जोन्स को राइट कर देना। ठीक है ना? दोहरा लेखा प्रणाली का सीधा पूछे तो भाई किसका ध्यान रखना? लुकास पेशोली का। अंग्रेजी प्रणाली का पूछे तो किसका ध्यान रखना? एडवर्ड जोन्स का। सबसे पहले शब्द किसने प्रयोग में लाया? एडवर्ड पेराग्लो सबसे पहले लाने वाला। और जो लुकास पेशोली पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ध्यान रखना, हुज ओल्ड कोसिल। भाई ये सारी बातें समझ में आ गई ना? चलें आगे, कोई डाउट किसी को? चलें आगे। लो भाई, अब देखो, बात करें उस पुस्तक की जिसका नाम मैंने आपको कहा कि भाई उस पुस्तक का क्या नाम था, जो किसने लिखी थी भाई? लुकास पेशोली, है ना? ठीक है भाई, उसकी लुकास पेशोली जो पुस्तक का नाम था वो मैं आपको इतना ही बता देता हूँ, आप केवल इतना ही ध्यान रख लेना, सुमा डे अरिथमेट्रिका। यानी कि ये आपके जो है गणित से, मैथ से रिलेटेड पुस्तक थी, जियोमेट्री का। केवल इतना नाम ध्यान में रख लेना, आपका काम बन जाएगा। पूरा नाम याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है भाई, केवल इतना ही नाम याद रख लेना, सुमा डे अर्थमेट्रिका ज्योमेट्रिका। यानी कि ये पुस्तक किससे रिलेटेड थी? मैथ से रिलेटेड थी, गणित से रिलेटेड थी। और जो आप नाम सुनते हैं डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स, वो एक्चुअल में क्या है भाई? वो एक्चुअल में इसी पुस्तक का क्या था? एक चैप्टर था जो किससे रिलेटेड था? दोहरा लेखा प्रणाली से रिलेटेड था। इसीलिए लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। बताओ भाई, समझ में आया? बताओ भाई विद्यार्थियों, चलें आगे। कमेंट करके बताओ ये चीज समझ में आ गई ना, कि जो है एक्चुअल पुस्तक का नाम क्या था? सुमा डे अर्थमेट्रिका जियोमेट्रिका था। आगे भी नाम था, वो आपको जरूरत नहीं है ना भाई? आगे भी जो नाम था वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद कर लेना, सुमा डे अर्थमेट्रिका जियोमेट्रिका। ठीक है भाई? वैसे आगे नाम और था, प्रोपोर्शनिएट, प्रोपोर्शनल या इस प्रकार का नाम था, बड़ा जटिल नाम है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? यस, चलो आगे चलें। समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं भाई। चलो विद्यार्थियों, बात करते हैं आगे। आगे हम बात कर लेते हैं लेखांकन क्यों करते हैं। लेखांकन के उद्देश्य, अगर मैं बात करूं कि अपन जो है अकाउंटिंग का काम क्यों करते हैं, लेखांकन रखने का अपना जो है मेन पर्पज क्या है, लेखांकन के द्वारा अपन क्या चाहते हैं। ठीक है भाई? पिंटू रेवाड़ जी कह रहे हैं पूरा नाम पूछ ले तो। नहीं पूछेगा। अरे नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी ले तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो आगे तो इतना लिखेगा ही लिखेगा, सुमा डे अर्थमेट्री का जियोमेट्री का, है ना? यही नाम लिखेगा, इतना ही पूछेगा। ठीक है? अगर ज्यादा ही पूछ ले तो ऐप के अंदर अपने नोट्स डाल रखे हैं, और नोट्स में जो है लिखा हुआ है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड करके उसमें आप देख लेना और रट्टा मार लेना। ठीक है? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। या फिर लिखाऊं नाम है? इच्छा होगी तो नाम लिखा दूं भाई। अरे पिंटू जी, इच्छा है क्या नाम लिखूं बोर्ड पर? आपकी इच्छा है तो लिख देता हूँ भाई। नहीं नहीं, पिंटू जी की इच्छा होगी लिख देते हैं भाई, इनकी इच्छा होगी, लो भाई, तो लिख ही देते हैं, सुमा डे अर्थमेट्री का जियोमेट्री का।
ये लो, सुमा डे अर्थमेट्रिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनाटिया, ठीक है, लिखा दो। ये लो, इसके आगे ये छोड़ देना भाई, सुमा डे अर्थमेट्रिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनाटिया, ऐसा नाम था, ठीक है। चले आगे, लो भाई आगे चल लेते हैं। तो अपन बात करने वाले थे लेखांकन के उद्देश्यों के बारे में। विद्यार्थियों, अगर लेखांकन अपन क्यों करते हैं, मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था कि अपन का जो है लेखांकन रखने का मूल मोटिव क्या है, अपन ये अकाउंटिंग क्यों करते हैं। विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि लेखांकन इसलिए अपने लिए जरूरी हो जाता है कि अपन जो है पूरे साल भर बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ये मान लो ये एक व्यक्ति है जो व्यवसाय कर रहा है, ये क्या कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। अब मान लो इसकी ये दुकान है, ये इसकी जो है शॉप है, इसकी दुकान। अब इसकी दुकान के अंतर्गत गल्ले के अंदर लाख रुपए पड़े। कितने रुपए पड़े, 1 लाख रुपए पड़े। कितने गल्ले में रुपए कितने पड़े भाई, 1 लाख रुपए पड़े, ठीक है भाई। इसकी दुकान में गल्ले में 1 लाख रुपए पड़े। अब लेकिन ये जो रुपए हैं किसके हैं, ये आदमी आया, बोला 4-5 दिन है ना, मेरे पास जो है जाना है कहीं, 1 लाख रुपए तुम रख लो। ठीक है भाई, इसने 1 लाख रुपए ले लिए। अब 1 लाख रुपए इसके गले में पड़े, लेकिन रुपए इसके हैं क्या भाई, इसके नहीं है। और ये गले में 1 लाख रुपए दे के सोचता है कि नहीं नहीं अपना बिजनेस तो क्या चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। जबकि इसके बिजनेस में क्या लगा हुआ है भाई, घाटा चल रहा है। क्या चल रहा है बिजनेस में, घाटा चल रहा है। यानी कि गले में आपके पास केस पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो केस किसकी है, आपका है, व्यवसाय का है। वो अनुपार्जित आय भी हो सकती है, आगे अपन पढ़ेंगे, अनुपार्जित आय भी हो सकती है। यानी कि तो भाई पता कैसे चले व्यवसाय जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिजनेस को अब बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस का विस्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रमेश जी कह रहे हैं बिल्कुल व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। हाँ, तो भाई व्यवसाय कैसा चल रहा है, इसकी स्थिति कैसे ज्ञात करोगे कि तुम्हें अब जो है बिजनेस का विस्तार करना चाहिए, कि तुम्हारे पास लोग के रूप में बिजनेस का विस्तार कर लिए, 4-5 दिन बाद में आकर के वापस मांगेगा, तो उस समय तुम कहां से लेकर के आओगे। क्योंकि आपका बिजनेस तो है ना 1 लाख घाटे में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, ना कि प्लस में चल रहा है भाई, है ना। तो भाई बात करें तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, बिजनेस का जो है उसमें जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि रुपए जा ही जा रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। इन सब बातों को, अगर मान लो ज्यादा रुपए तो सरकार को टैक्स भी तो देना है भाई, है ना। अगर कोई चेक करने आ गया तो उनको वो भी मांगेंगे ना भाई, तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए हैं, किस चीज के आए हैं। तो इन सब के लिए, इन सब बातों की पूर्ति के लिए अपन को क्या रखना पड़ता है भाई, लेखांकन रखना पड़ता है। और वो एक मारवाड़ी में कहावत है ना, अंधी पीछे कुत्ता खाए, नहीं तो वो वाली बात हो जाएगी। आप बिजनेस चला रहे हो, लोग लूट रहे हैं, आपके बिजनेस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। समझे भाई बात को। तो भाई अगर इसलिए अगर मैं बात करूं, तो लेखांकन नदी से बात करूं, तो अगर लिख सकते हैं वित्तीय स्थिति का, जो आपका बिजनेस है व्यवसाय है, उसकी वित्तीय स्थिति को चित्रित करना, उसको बताना, उसको प्रेजेंट करना, कि आपको देखते ही पता चल जाए कि बिजनेस में क्या चल रहा है, अपन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बैलेंस शीट में संपत्तियां कितनी हैं, दायित्व कितने हैं, है ना। ये सब बातों के लिए अपन रखते हैं लेखांकन। इसके अलावा भी मैंने बताया इसके लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है, तो भाई लाभ हानि का पता करने के लिए, लाभ हानि का पता करने के लिए
लाभ हानि का पता करने के लिए कि लाभ हो रहा है कि लाभ नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी मैंने कहा कि भाई अंधी पीछे कुत्ता खाए, यानी कि बिजनेस पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो भाई व्यवसाय पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु व्यवसाय पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अभी मैं आपको मैंने बताया कि मैंने आपको जब पुस्तकालय और लेखांकन पढ़ाया, तो भाई लेखांकन में अपन क्या करते हैं, केवल वही जो लेन देन कैसे हो, आर्थिक हो, यानी आर्थिक लेन देनों का लेखा करना, आर्थिक लेन देनों के लेखे हेतु, है ना भाई। अभी मैंने कहा कि कोई कर निर्धारण टैक्स के लिए आ जाएंगे, तो कर निर्धारण ज्ञात करने हेतु, अगर कानून ने जरूरी कर दिया कि तुमको लेखा रखना ही रखना है, खाते बनाना जरूरी है, जैसे कंपनी के लिए खाते बनाना अनिवार्य है, तो कानूनी अनिवार्यता को पूरा करने हेतु भाई, कानूनी अनिवार्यता को पूरा करने हेतु, है ना, कानून ने कह दिया कि तुमको खाते रखने ही रखने हैं, तो उस बात को पूरा करने हेतु, है ना, सही ढंग से व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने हेतु भाई, सही ढंग से जो है अभिलेखन हो हर बातों का, तो व्यवस्थित अभिलेखन हेतु, सूचना प्रदान करने हेतु, समग्र जानकारी हासिल करने हेतु, है ना भाई। तो भाई ये बात समझे भाई, तो ये बातें, है ना। तो और भी अगर मैं बात करूं, इधर इनको चित्र को मैं मिटा देता हूं। और अगर मैं बात करूं तो भाई सूचनाएं प्राप्त हुए प्रदान करने हेतु, अब आपको पता है कि आपका बिजनेस है, उपयोग करता है, एक तो व्यवसाय के भीतर आंतरिक उपयोग करता है, एक व्यवसाय के बाहरी उपयोग करता है। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो तो यही चाहेंगे ना कि भाई आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, तभी तो, अगर बिजनेस अच्छी कंडीशन में चल रहा है तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले भाई, है ना। तो भाई उनको सूचनाएं देनी हो, चाहे खुद को प्राप्त करनी हो कि अपना बिजनेस कैसा चल रहा है, आगे अपने कोई डिसीजन लेना हो, है ना। तो भाई इन सब के लिए, यानी कि आपको कोई निर्णय लेना हो, यानी निर्णय लेना हो, यानी कि व्यवसाय के विस्तार हेतु या व्यवसाय को बंद करना है, तो भाई इन सब के लिए अपन क्या करते हैं भाई, लेखांकन का कार्य करते हैं। ये सब आपके लेखांकन के क्या है भाई, उद्देश्य होते हैं। समझे भाई बात को, कोई डाउट किसी को? चलें आगे, चलें क्या आगे भाई, कमेंट करके बताओ भाई। तो लेखांकन के उद्देश्य समझ गए ना भाई। तो अपन लेखांकन क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि अपन को जो है सारी जानकारियां मिल जाए, सारी सूचनाएं मिल जाए, अपन को पता लग जाए कि अपन को बिजनेस को जो है बंद करना है कि आगे चालू रखना है, बिजनेस में घाटा हो रहा है फायदा हो रहा है भाई, है ना। इन सब बातों के लिए जो है अपन को लेखांकन की आवश्यकता महसूस होती है, इन सब की जो है अपन पूर्ति के लिए लेखांकन रखते हैं। कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता दें, देखें। चलते हैं फिर आगे। लो भाई विद्यार्थियों, बात करते हैं आगे। लेखांकन की मैं बात करूं विशेषताओं की, तो कुछ बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लेखांकन की विशेषताओं की मैं बात करूं, एक बार तो जो है आप मेरे को कमेंट करके बता दें कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है, ये कमेंट करके बता देखें, कमेंट करके बताओ देखें।
जी, पिंटू जी कह रहे हैं यस यस, ठीक है। चले आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भाई विद्यार्थियों, बात कर ले रहे हैं लेखांकन की विशेषताओं की। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो आपको पता है, आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, व्यवसाय की भाषा किसे कहा जाता है? तो भाई ध्यान रखना, व्यवसाय की भाषा क्या है भाई? लेखांकन। क्योंकि व्यवसाय कभी अपने आप बोल करके नहीं बताएगा कि मुझे घाटा लग रहा है, तुम अब बंद कर दे, तेरा भला इसी में है, कि तुम अब अपनी है ना शटर डाउन कर दे और टाइम से किसी नौकरी की तैयारी में लग जा। ये बिजनेस तो बोल करके बताने वाला नहीं। बिजनेस तो ये भी नहीं कहने वाला कि तू एक दुकान और कर ले भाई, तेरे को मुनाफा हो रहा है ना। बिजनेस तो ये भी नहीं बताने वाला कि तेरे को टैक्स कितना बनता है। बिजनेस को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में क्या संपत्तियां हैं, क्या दायित्व हैं। तो व्यवसाय का अगर मैं बात करूं, आपको समग्र रूप से देखना हो किसी व्यवसाय का, तो व्यवसाय को कैसे देखते हैं? अगर किसी को व्यवसाय को, किसी चीज को समग्र रूप से देखना है अपन को, बिजनेस को, तो अपन को उसके देखने होंगे अकाउंट। और अकाउंट देखते अपने समझ में आ जाएगा, उसके खाते देखते समझ में आ जाएगा कि इस बिजनेस की कंडीशन क्या है, इस बिजनेस की परिस्थितियां क्या है, बिजनेस की स्थिति क्या है ना भाई? बिल्कुल, है ना? तो ये चीज समझे भाई। तो भाई व्यवसाय की भाषा क्या है भाई? लेखांकन। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए, व्यवसाय की भाषा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, लेखांकन। ठीक है भाई। एक बात ध्यान रखना, लेखांकन, फिर आगे बात करें, तो लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। कला व विज्ञान क्या है भाई? दोनों है। लेखांकन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। आर्ट का मतलब क्या होता है भाई? मैंने आपको प्रबंध की क्लास में बताया था कि कला का मतलब क्या होता है, और वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। हाँ, रमेश जी कह रहे हैं ये लेखा, बिल्कुल रमेश जी, ये लेखांकन की सामान्य विशेषताएं हैं, गुणात्मक विशेषताओं पर अपन बाद में चर्चा करेंगे, है ना। तो लेखांकन की सामान्य विशेषताएं, बिल्कुल, है ना। लो भाई, तो भाई व्यवसाय की भाषा लेखांकन, लेखांकन कला और विज्ञान क्या है भाई? दोनों है, यानी आर्ट और साइंस दोनों है भाई, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं, आगे बात करते हैं भाई, और अगर बात करें, तो लेखांकन केवल किन का किया जाता है भाई? लेखांकन केवल उन्हीं व्यवहारों को किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी लेखांकन केवल मौद्रिक व्यवहारों का किया जाता है, यानी जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। लेखांकन केवल मौद्रिक व्यवहारों का किया जाता है। यानी लेखांकन केवल किनका किया जाता है भाई? लेखांकन केवल मौद्रिक व्यवहारों का किया जाता है, यानी जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी जिन्हें क्या किया जा सके भाई? मुद्रा में मापा जा सके। अपन आगे अवधारणा पढ़ेंगे, मुद्रा मापी की अवधारणा, तो वहां पर भी इस पर चर्चा करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात कल भी मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा लेखांकन में क्या है भाई? आपको पता है लेखांकन में क्या भाई? ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग है, पी एंड एल है, बैलेंस शीट है, ये बनाए जाते हैं भाई, ये आपके बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो लेखांकन में क्या होता है भाई? मैंने कल आपको बताया था, लेखांकन के अंतर्गत जो है आपके क्या किया जाता है भाई? तथ्यों को अभिलेखित किया जाता है, उनका सारांश निकाला जाता है। यानी कि लेखांकन में बात करें, तो भाई लेखांकन में क्या है भाई, है ना भाई? लेखांकन में क्या होता है भाई? सारांश निकाला जाता है, यानी समराइज किया जाता है, सारांश निकाला जाता है, परिणाम होता है ना। परिणाम हो गया,
सूचना होगी, यानी भाई, तो लेखांकन में सारांश, परिणाम, सूचना आदि आते हैं, ध्यान रखना। तो लेखांकन में क्या क्या शामिल है भाई? सारांश हो गया, परिणाम हो गया, सूचना यानी जिसे कम्युनिकेशन यानी संवहन भी कहते हैं, वो सब क्या आपके शामिल है। बिल्कुल, मोहित जी कह रहे हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइज, रिजल्ट एंड इंटरप्रेशन। बिल्कुल, इंटरप्रेशन यानी कि विवेचन, यानी कि ये मैंने सूचना लिखा ना, इसकी जगह में लिख दूं विवेचन भी लिख दूं, ये लो विवेचना करता है, यानी विवेचना लिख दूं, संवहन लिख दूं, एक ही बात है ना। कम्युनिकेट लिख दूं, वो सारी एक ही बात है, यानी कि उनका किया जाता है, विवेचना की जाती है, उनको जो है पता लगाया जाता है, उनका क्या किया जाता है भाई? एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है अंत में। समझे भाई बात को? तो बताओ बताओ, किसी को कोई डाउट? तो लेखांकन में अभिलेखन हो गया, है ना, रिकॉर्ड करना हो गया, तथ्यों को अभिलेखित किया जाता है ना। चलो भाई, और किसी का कोई कमेंट कुछ? चलें भाई आगे, ये समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। जो भी लाइव सेशन में जुड़े हैं, एक बार कमेंट करके बता दें। आप पहले कह रहे थे सर लाइव क्लासेज, लाइव क्लासेज, अब इतनी शानदार लाइव क्लासेज हो रही है। बताओ भाई, देखें, चले आगे फिर। लो भाई, चलते हैं आगे। आगे अपन बात करते हैं। हाँ, वर्गीकरण, बिल्कुल वर्गीकरण, अभिलेखन सब शामिल है भाई, वर्गीकरण अभिलेखन सब शामिल है इसके अंतर्गत। मैंने बता दिया ना, वर्गीकरण अभिलेखन सब शामिल है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं लेखांकन की। कि गुणात्मक विशेषताएं। लो भाई, विद्यार्थियों, लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं की मैं बात करता हूं। बिल्कुल विष्णु जी, लास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी साथ में, बिल्कुल जो क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा ना। पुष्प पालन से केवल एक ही क्वेश्चन आया था, है ना, कि पुष्प पालन से लास्ट भर्ती में एक ही क्वेश्चन आया था पुष्प पालन का। बाकी अपन मैं सारे क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा। 2011, 13, 15, 18, 22 सभी भर्तियों के जो है 5 पिछले पेपर है ना भाई, 2011, 13, 15, 18 और 22 सभी भर्तियों के मैं आपको क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा। कोई चिंता की बात आपको है नहीं, ठीक है। लो भाई, लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाल लेना, इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली मैं एग्जाम की बात करूं तो चेन बोर्ड ने एग्जाम करवाया था। किसने भाई? RSSB ने अभी एग्जाम करवाया था जूनियर अकाउंटेंट का, है ना। उस एग्जाम अभी जो RSSB ने करवाया है, उसमें यहीं से एक प्रश्न आया था। और विद्यार्थियों, में आपको मजे की बात बताऊं कि कोचिंग वाले जो है, कई कोचिंग वाले इन चीजों को नहीं करवाते हैं। वो सीधा कहां से चालू होते हैं कि आ जाओ बच्चों, अकाउंटेंसी हम पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं जनरल एंट्री। और बच्चे को लगता है कि यही गुरुजी कैसे अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, एंट्री सिखा रहे हैं, अकाउंट का मतलब ही उनके लिए एंट्री होता है। और विद्यार्थियों, अकाउंटेंसी का मतलब एंट्री नहीं है, अकाउंटेंसी का पहले आपको नींव है, उसके बारे में पिलर है, न्यू है, वहां आपको कूट कूट करके मजबूत करना होगा, तब जाकर के वो एंट्री की बात काम में आएगी, है ना। पता है ना, आप सबको पता है ना कि कोचिंग में क्या है, ये बातें नहीं बताते, वो क्या सीधा जनरल एंट्री से चालू कर देते हैं। और बच्चों को बड़ा रुचिकर लगता है कि हाँ, गुरु जी जनरल एंट्री पढ़ा रहे हैं, अकाउंटेंसी है तो एंट्री तो होगी, खाते बनाने सिखा रहे हैं। और अब यहाँ सोचेंगे यार, गुरु जी तो खाते बनाने ही नहीं बता रहे, एक गुरु जी क्या थ्योरी लेकर के बैठ गए। तो ध्यान रखना, लास्ट टाइम अभी जूनियर अकाउंटेंट RSSB का पेपर आया, लोगों के होश उड़ गए थे। यहीं से प्रश्न आया था, सीधा सीधा प्रश्न आया था गुणात्मक विशेषताओं में से।
नहीं, यकीन नहीं हो तो पिछला अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है आरएसएसबी का, जूनियर अकाउंटेंट का, उसे आप जो है ओपन करके देख लेना, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। किस किसने ये प्रश्न देखा था भाई, कमेंट करके बताओ। देखें, यहाँ से एक प्रश्न आया था लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में से, कमेंट करके बताओ देखें मेरे को, जो चयन बोर्ड ने एग्जाम लिया था उसमें। बताओ देखें भाई। कमेंट करके बताओ देखें किस किस ने, यहाँ से एक प्रश्न आया था उसको अभी एग्जाम में देखा था। कमेंट आ रहे हैं क्या किसी के? नहीं आ रहे? वॉइस तो जा रही है। हैं? अच्छा, पता नहीं है। चलो, अभी गुणात्मक विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूँ विद्यार्थियों, अगर आपको पता नहीं है तो। लो भाई, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं बात करूं लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं की, तो मैं बात कर रहा हूं विश्वसनीयता की। आप ही बता दो सर, बिजनेस स्टडीज के नोट्स। हाँ, विद्यार्थियों सबसे पहले मैं बात करूं गुणात्मक विशेषताओं में। देखो, गुणात्मक विशेषताओं की बात करूं मैं, उससे पहले गुणात्मक का अर्थ मैं बता देता हूं। क्या? लो भाई, सबसे पहले मैं बताऊंगा तुमको गुणात्मक का अर्थ। नहीं तो विद्यार्थी सोचते हैं कि गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणात्मक का जब अर्थ ही पता नहीं हो तो गुणात्मक विशेषताएं पढ़ने का मतलब क्या है। विद्यार्थियों, गुणात्मक और एक होता है परिमाणात्मक। शब्द कौन सा? परिमाणात्मक, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं संख्यात्मक। एक शब्द तो ये आपके सामने, एक शब्द है ये गुणात्मक। तो विद्यार्थियों, एक्चुअल में अगर बात करें, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं गुणात्मक और परिमाणात्मक की, तो विद्यार्थियों परिमाणात्मक का मतलब होता है कि जिनको मापा जा सके, जिनको अंकों में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, जिनको मापा जा सके, जिनको अंकों में प्रदर्शित किया जा सके, जिनका जो है आकार होता है, जिनके जो अंक होते हैं, है ना, वो निश्चित संख्या हो गई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पावर स्टडी के नोट्स वे मॉडल पेपर में से गत भर्ती में 100+ प्रश्न आए। तो भाई ये क्या है डाटा? परिमाणात्मक संख्यात्मक, यानी कितने प्रश्न? 100 से ज्यादा। तो भाई ये संख्यात्मक है, परिमाणात्मक है। ठीक है भाई। अभी मैंने कहा कि मेरी जो है हाइट है वो 5 फीट और 6 इंच है, ये मेरी हाइट है, ये क्या है? परिमाणात्मक। मैंने कहा कि मेरा जो वजन है वो जो है अभी 76 kg है, ये क्या है? परिमाणात्मक। ठीक है भाई, ये संख्यात्मक। अब मैं बात करूं गुणात्मक की। गुणात्मक की अगर बात करूं, मैंने कहा कि मैं सुंदर हूं, पावर स्टडी के नोट्स अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं। ठीक है, ये क्या है? गुणात्मक है। यानी कि गुणों के आधार पर सर का चश्मा बहुत सुंदर है। बिल्कुल, ये चश्मा मैंने जो है 1500 रुपए दे करके बनाया है, यानी कि इसमें 1500 रुपए क्या है भाई?
परिमाणात्मक। और इन्होंने कहा कि सर का चश्मा बहुत सुंदर है, यानी सुंदरता है, ये क्या है, गुणात्मक। समझे भाई बात को, समझे बात को। गुणात्मक और परिमाणात्मक में अंतर क्या होता है, समझे भाई बात को, कोई डाउट किसी को। यानी कि अब मान लो आपको कहा कि ईमानदार है, इसका कोई निश्चित माप नहीं है कि ईमानदार कितना है। ये 1000 रुपए का ईमानदार है, 500 का है, ईमानदारी का कोई लेवल नहीं है। ईमानदार का मतलब ईमानदार है, चोर का मतलब चोर है, बेईमान का मतलब बेईमान है, साहूकार का मतलब साहूकार है, सुंदरता का मतलब सुंदरता है। ठीक है भाई। यानी कि भद्दे का मतलब भद्दा है, बुरे का मतलब बुरा है। पर यहाँ 76 kg का मतलब 76 kg ही है, यहाँ फिक्स संख्या है। इससे कम होते ही वजन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप नहीं कह सकते कि ये बंदा है थोड़ा सा ईमानदार है, थोड़ा सा चोर है। यानी कि आप एक डिजिट में मापन नहीं कर सकते कि ईमानदारी का इसका लेवल क्या है। ये नहीं कह सकते ये आदमी यार है तो 2 रुपया चोरी करी हो तो 2 रुपया रो चोर है, ओ लाख रुपया रो चोर है, ऐसा नहीं है ना। तो भाई ये चीज समझे भाई, गुणात्मक और परिमाणात्मक की। तो विद्यार्थियों अपन बात करने वाले हैं लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं की। कमेंट करके बताओ भाई। अरे ये चीज समझ में आई ना, गुणात्मक और परिमाणात्मक, तो कमेंट करके बता दो। और विद्यार्थियों यहाँ से परिमाणात्मक से रिलेटेड एक प्रश्न आया था 2013 में, स्कूल व्याख्याता की भर्ती में प्रश्न ये आया था, केवल परिमाणात्मक का ही पूछ लिया था, वो भी किसमें, मार्केटिंग में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, है ना। ऑप्शन इस प्रकार थे, संख्या और आकार, चित्र और आकृति, पता है आपको एक प्रश्न, संख्या आकार चित्र आकृति, वो यही प्रश्न था। ठीक है ना, तो भाई ध्यान रखना, कमेंट करके बताओ, देखें ये चीज समझ में आई तो फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं विशेषताओं की। कमेंट करके बताओ भाई। चलो फिर बात करते हैं आगे, अगर ये चीज समझ में आ गई तो भाई विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूं। नंबर 1 बात करता हूं, विश्वसनीयता। यानी कि रिलायबल, यानी कि विश्वसनीयता, यानी कि जिस पर क्या किया जा सके भाई, विश्वास किया जा सके। क्या किया जा सके, विश्वास किया जा सके। और जिस पर क्या किया जा सके भाई, विश्वास किया जा सके। और अकाउंटेंसी क्या कहती है कि विश्वास अपने बाप पर भी नहीं करना है। अकाउंटेंसी क्या कहती है, विश्वास अपने बाप पर भी नहीं करना है। गुरुजी कह दे कि ये बात लिख दो, नहीं लिखनी है। कोई अधिकारी आकर के कह दे कि यहाँ लिख दो बात, नहीं लिखनी है। बात समझ रहे हो ना, कोई आकर के कहते नहीं लिखनी है, तो भाई फिर लिखेंगे किसके आधार पर, क्योंकि आपको पता है अकाउंटेंसी में बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, लेखांकन की, तो लेखांकन की सूचनाएं हमेशा पर लेखों यानी कागजों, तथ्यों, सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। यानी कि लेखांकन सूचनाएं किसके आधार पर होनी चाहिए भाई, लेखांकन सूचनाएं कागजों के आधार पर, यानी कि डॉक्यूमेंट के आधार पर। लेखांकन सूचनाएं प्रलेखों के आधार पर होनी चाहिए। ये चीज समझे भाई, लेखांकन सूचनाएं किसके आधार पर होनी चाहिए, प्रलेखों के आधार पर होनी चाहिए। यानी किसी भी प्रकार के किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के दबाव में नहीं आना है, समझदारी दिखानी है भाई। बोलोगे साहब लिख तो दूंगा, पर आप मेरे को है ना रसीद ला करके दे दो, साहब इसका जो है मेरे को बिल ला करके दे दो। ठीक है भाई,
तब जाकर के हम लिखेंगे। ऐसे आपके कहने से नहीं लिख सकता सर, कुछ भी कहो, भले आप चाहे बुरा मानो भले मत मानो, आपकी मर्जी है। पर भाई देखो, अपन को तो, क्योंकि अपन को वो डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, और आप आगे पढ़ेंगे अपन कि उस पर सोर्स डॉक्यूमेंट पर लघु हस्ताक्षर भी उसे कर देने चाहिए। आगे अपन ऐसी बातें पढ़ेंगे। तो भाई कल ने कोई आकर कह दिया कि तूने ये 1000 रुपए कहाँ से लिखेंगे। एक गांव में अपने एक बात चलती है भाई, आपने मान लो किसी ने कहा कि अधिकारी ने आकर कहा कि यहाँ 1000 रुपए लिख दो, आपने यहाँ 1000 रुपए लिख दिए, ठीक है, आपने 1000 रुपए पर लिख दिया, ठीक है भाई, लिख दिया 1000 रुपए। किसने कहा? अधिकारी ने कहा, लिख दिया। कल ने अगर के उससे बड़ा अधिकारी बोले, ये 1000 रुपए कहाँ से आए थे भाई, अपरिचित, आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है ही नहीं, क्योंकि अधिकारी ने कहा था लिख दे, आपने लिख दिया 1000 रुपए, कागज तो लिया नहीं। आप किसके घेरे में आ गए? संदेह के घेरे में आ गए। वो क्या कहेगा? अब आप क्या बोलोगे कि सर मेरे को तो उन्होंने कहा था लिख दे, वो एक ही बात बोलेगा, वो कहीं कुएं कूद जा, तू कुएं कूद जा सीखे, बोले कुएं तो कौन कूदू, तो फिर 1000 रुपया किया लिख दिया। तो गांव में अपने बात हुई है ना कि भाई पड़ोसी कहेगा, साथ वाला कहेगा कि कुएं में कूद जा, तो तू कुएं में थोड़ी कूदेगा, तेरे पास तो भाई कुएं में कूदने का कुछ रीजन तो होना चाहिए ना, कि तू कुएं में क्यों कूदा, है ना। तो भाई आपने 1000 रुपए क्यों लिखे? भाई आपके पास प्रलेख तो होना चाहिए ना, एक नहीं है। ये हमारा अधिकारी आके बोले कि 1000 रुपये लिख दो, 1000 रुपए के हमने जो है कोल्ड ड्रिंक नाश्ता वगैरह मंगाया है। भले ही आपको नाश्ता नहीं मिला हो, कोई मतलब नहीं है, भले ही आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, कोई मतलब नहीं है, पर कोई बात नहीं, मेरे को तो नहीं मिली, पर जो है आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक वाली दुकान का बिल ला करके दे दो, 1000 रुपये लिख देंगे, ठीक है भाई। फिर चाहे नाश्ता आया हो और चाहे नहीं आया हो, हमें तो बिल से मतलब है, 1000 का बिल आए दुकान से कोल्ड ड्रिंक का, हमने 1000 रुपये लिख दिए, बात खत्म। बिल बिना बिल के तुम चाहे बोले 5,000 ले अपनी जेब से लगो, हम अकाउंट में नहीं लिखने वाले, ठीक है भाई। ये कह रहे हैं परलेख और स्रोत में क्या अंतर है, विष्णु कुमार जी वैष्णव जी कह रहे हैं कि परलेख, अरे ये कह रहे हैं स्रोत। लो है, स्रोत को अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्स, परलेख को अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्यूमेंट। लो भाई, स्रोत परलेख को अपन आगे पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन जो है डेबिट नोट है ना, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है ना, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है भाई, ये अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर रसीद है, बीजक है ना, रसीद है, बीजक है, केस मीमो है, परण है, इन सबको अपन पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है भाई, इन सबको अपन आगे पढ़ेंगे। अब विष्णु जी ने कहा कि स्रोत और प्रलेख का, स्रोत का मतलब जहां से लेन देन क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, यानी कि लेन देन क्या हुआ है भाई, उत्पन्न हुआ है, वो है सोर्स। और डॉक्यूमेंट यानी कि लेन देन उत्पन्न होने पर जो कागज है, जो पर्ची है, वही क्या है, परलेख। यानी कि स्रोत परलेख का मतलब है कि आपके किसी भी लेन देन को करते समय सबसे पहले जहां से बिंदु स्टार्ट हुआ है, वो कागज या पर्ची क्या है, स्रोत परलेख है। समझे भाई विष्णु जी? ठीक है, तो परलेख और स्रोत के बारे में समझ गए क्या विष्णु जी? तो भाई आपने अगर मान लो किसी को 2,000 रुपए दिए और उसने 2,000 रुपए जमा की, आपको रसीद दी, ये रसीद ही क्या किसका काम कर रही है, सोर्स डॉक्यूमेंट की। रसीद किसका काम कर रही है, सोर्स डॉक्यूमेंट की, ठीक है भाई। आपने टैक्सी में गए, आप गए टैक्सी में, टैक्सी वाले को दिया आपने किराया भाड़ा, और उसने आपको एक पर्ची पे लिख के दिया 50 रुपए प्राप्त किए टैक्सी किराया साइन करके, ये पर्ची ही क्या है भाई, सोर्स डॉक्यूमेंट है। समझे भाई बात को? समझ गए? अरे विष्णु जी समझ गए तो कमेंट करके बता दो भाई, कमेंट करके बताओ अगर ये चीज समझ में आ गई है तो।
समझ गए सर जी। चलो आगे चलते हैं। तो भाई लेखांकन सूचना में गुणात्मक विशेषताओं में लेखांकन की, तो ये चीज समझ गए ना भाई। लेखांकन सूचना किसके आधार पर होनी चाहिए? प्रलेखों के आधार पर होनी चाहिए, जो विश्वास करने योग्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? विश्वास करने योग्य होनी चाहिए, जिनकी सत्यता होनी चाहिए। यानी कि और अगर मैं बात करूं, यानी विश्वास करने योग्य होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य होनी चाहिए, है ना भाई। सत्यता पर आधारित होनी चाहिए। किस पर भाई? सत्यता पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है भाई, विश्वास योग्य होनी चाहिए, सत्यता पर आधारित होनी चाहिए। किन की बात करें? लेखांकन सूचनाओं की बात करें, जो अपन डॉक्यूमेंट है उनकी मैं कर रहा हूं बात। अब ये बात अगर समझ में आ गई है, विश्वसनीयता, रिलायबल, तो चलें आगे। आगे चलें क्या भाई? कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मैं आगे चल लूं जल्दी से। बात करते हैं नंबर 2, गुणात्मक विशेषताओं से। मैं बात करने वाला हूं प्रासंगिकता, यानी रिलेवेंट, यानी कि संबंधता। चले भाई, रिलेवेंट की बात करने वाला मैं, प्रासंगिकता की बात करने वाला हूं, संबंधता की बात करने वाला हूं। देखो, प्रासंगिकता का मतलब क्या है, संबंधता का, रिलेवेंट का मतलब क्या है, कि बातें आपस में ऐसी होनी चाहिए, चीजें ऐसी होनी चाहिए, जिनको क्या कर सके भाई अपन, क्या कर सके भाई, बता सकें। यानी आपस में क्या कर सकें भाई, संबंधता उनको बता सकें, संबंधता स्थापित कर सकें। उनसे वो चीजें क्या होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? रिलेवेंट होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए। कई बार अपन देखते हैं, जब कोई बात करता है वो अपने रिलेवेंट नहीं करता है, तो अपन कहते हैं कि यार मैं तो होली की गा रहा, तू कट बीच में बात है दिवाली की गा रही है। समझे भाई बात को, है ना। तो हम तो होली की गाथा गा रहे हैं, तू कान दिवाली की गाथा गा रहा है। तो बातें अगर बात करें लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में, तो प्रासंगिकता होनी चाहिए, यानी कि आपस में क्या होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, ताकि सामने वाला अकाउंटेंट वगैरह है वो क्या कर सके, सही से हिसाब रख सके। समझे भाई बात को? अरे बात समझे क्या भाई? क्या होनी चाहिए? रिलेवेंट होनी चाहिए। हम्म, ये करिए। अरे कमेंट करके बताओ भाई, ये चीज समझे ना। कमेंट क्यों नहीं करते आप? कमेंट कर दिया करो। फिर लाइव क्लास में इंटरेक्शन होना जरूरी है ना। यस सर, हिमांशु जी का कमेंट आया है। केवल कमेंट तो करना है, मोबाइल आपके पास है, 2 मिनट का टाइम नहीं लगता। जी सर जी, हाँ। ऐसे कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। और जो संप्रेषण है अपना अच्छे से हो रहा है, संप्रेषण में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आ रही है। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं आ रही है, आपका जो संप्रेषण में अनिच्छा है ना। विष्णु जी कह रहे हैं एग्जाम, हाँ एग्जाम्पल तो देंगे, एग्जाम्पल तो भरमार है अपने पास। एग्जाम्पल अपन को कौन से कहीं खरीद के थोड़ी लाने हैं, है विष्णु जी। एग्जाम्पल को खरीद करके थोड़ी लाने हैं अपन को। ये चीज समझ में आ गई ना, प्रासंगिकता की, रिलेवेंट की मैं बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों। अभी मैंने बताया ना रिलेवेंट के बारे में, कि भाई बातें क्या होनी चाहिए, आपकी अगर रिलेवेंट बात नहीं है, उससे प्रासंगिक नहीं है, तो ऐसी चीजों का कोई महत्व नहीं होता है।
है ना। जिन चीजों का किसी एक चीज से अनुमान नहीं निकाल सकते, उनका कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि बातें हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? बातें क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि किसी भी बात को क्या होनी चाहिए? बात क्या होनी चाहिए? बात पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? बात पूर्ण होनी चाहिए, ताकि उनका क्या क्या सके, ताकि उनका महत्व या फिर अर्थ निकाला जा सके, बताया जा सके। ठीक है ना भाई? ये बात ध्यान में रखना भाई। अब अगर मैं और बात करूं रिलेवेंट से रिलेटेड, तो भाई आपकी जो भी है, अगर सूचना ऐसी होनी चाहिए, यानी कि जो क्या हो। हाँ, संजना जी कह रहे हैं सूचना समय, बिल्कुल सूचना समय पर उपलब्ध होनी चाहिए, तभी तो प्रासंगिक होगी। ये बात भी इनकी ठीक है ना। आगे मैं बात करूं तो भाई, अगर वो क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास्ट से वर्तमान, वह फ्यूचर यानी भविष्य से संबंधित परिणाम बताने वाली होनी चाहिए भाई। है ना भाई? और बात करें तो सूचनाएं समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। सूचनाएं समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। सूचनाएं समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ संबद्धता स्थापित होने वाली चाहिए, स्थापित करने वाली चाहिए। एक दूसरे के साथ क्या भाई? संबद्धता स्थापित करने वाली चाहिए भाई। समझे भाई बात को? हाँ भाई, ये बात सारी समझ गए। ये कमेंट आ रहा है सर इकोनॉमिक्स के नोट्स, मनीष जी कह रहे हैं देखो इकोनॉमिक्स है वो आपको जेके निरासर पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासें ऐप के अंदर आ रही है। बिजनेस है जो मैंने करवा दी है, बाकी जो है उद्यमिता है उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, उद्यमिता टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर एचआरएम मानव संसाधन प्रबंध, जिससे लास्ट टाइम 2 प्रश्न आए थे, वो करवाने वाला हूँ, है ना। तो वो अब साथ में चलती जाएगी। अकाउंटेंसी अपने लाइव चलेगी, यही टाइम रहेगा 8:30 से आपके 10 बजे तक का, 10 सवा 10, थोड़ा और जल्दी करेंगे। अब 8:30 की बजाय क्लास को 8 बजे स्टार्ट करेंगे, ताकि मेरे को लंबी क्लास लेनी है अकाउंटेंसी की, ताकि जल्दी से जल्दी जो है अकाउंटेंसी में आपके कवर करवा दूं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है भाई, तो ये चीज समझे। तो सोचना है क्या है भाई, अगर बात करें प्रासंगिकता की, तो रिलेवेंट होनी जरूरी है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर किसी ने बात की है लोन की, तो लोन के साथ ब्याज की दर दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए ना भाई। नहीं तो उस ऋण का कोई मतलब नहीं है। अगर केवल आपने ऋण लिख दिया तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए अपन डिबेंचर लिखते हैं ना। डिबेंचर क्या लिखते हैं? डिबेंचर। आपने देखा होगा ऋण पत्र, तो साथ में क्या लिखा आता है? डिबेंचर। जैसे 8% डिबेंचर, तो इसका मतलब ये 8% क्या चीज है पता है? तुमने कभी गौर किया ये 8% क्या है? ये ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। देखा 7% डिबेंचर, पहले ऐसे 12th में पढ़ते थे तो होते थे, ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या होता है? ब्याज की दर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऋणों पर जैसे ब्याज की दर, ब्याज कर की दर दी होनी चाहिए, है ना भाई। लोन के साथ में ब्याज की दर दी होनी चाहिए। वैसे अगर मान लो आपके जीएसटी लग रहा है ना, तो जीएसटी के साथ उसकी दर होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो समझे बात को। अगर लोन पर ब्याज की बात करें तो ब्याज की आपको दर होनी चाहिए।
मनीष जी कह रहे हैं बीओ और अकाउंटिंग जैसे, बिल्कुल इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं वो अभी आप जो है इकोनॉमिक्स की क्लासें जेके नेहरा सर की ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इकोनॉमिक्स को जो है नोट डाउन करते जाएं। बाकी जो है मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जिस प्रकार अकाउंटेंसी और बीओ के हैं उसी प्रकार है इकोनॉमिक्स के नोट्स भी जो है बीओ की क्लासेस कंप्लीट होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर इको के नोट्स भी आपके कंप्लीट अपलोड हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझे बात को? तो ये समझ गए ना भाई, प्रासंगिकता को समझे या नहीं समझे, रिलेवेंट को? बताओ भाई, रिलेवेंट को समझे ना कि प्रासंगिकता क्या चीज होती है? यानी कि जिसकी जहां जरूरत है, जिसको जहां जो चाहिए उसको वहां मिलना चाहिए, वहां ऐसी बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगर मान लो आपके पास शादी का कार्ड आता है, क्या आ रहा है भाई, अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, ये शादी का चल रहा है सीजन, ये आया शादी का कार्ड, निमंत्रण पत्र आया है, आप में से अगर किसी की शादी हो और आपने अगर पार्षदी को निमंत्रण पत्र दिया हो और निमंत्रण पत्र के साथ में या आपने जो है दिनांक नहीं लिखी है, तो हमारे लिए इस निमंत्रण पत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। आपने या दिनांक भी लिख दी, चलो आपने दिनांक तो लिख ही दी, पर आपने जो निमंत्रण पत्र में है अपना पता नहीं लिखा है कि हमें जो है प्रीति भोज करने कहाँ आना है, तो भाई हमारे लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो शादी के कार्ड के साथ शादी की जो है दिनांक और जीवन का स्थान भी लिखना चाहिए, तभी उस कार्ड की क्या है भाई, प्रासंगिकता है। समझे बात को? अरे समझे भाई, शादी का कार्ड अच्छा छपाया है ना, लेकिन आपने ये बातें नहीं लिखी है, तो ध्यान रखना उसकी प्रासंगिकता नहीं है। समझ में आया ना? हाँ विष्णु जी कह रहे हैं, हाँ अभी मैंने कह दिया ना भाई, तो भाई समझे प्रासंगिकता। हाँ, भाई हमारे जो है अभी आपने देखी गुणात्मक विशेषताओं की बात कर रहा हूँ, देखो अगर मैं आपको शादी के कार्ड्स हैं सारी गुणात्मक विशेषताओं को बताना चाहूँ, अगर एज एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहें कि सर शादी के कार्ड के माध्यम से हमें सारी विशेषताएं बताओ, तो मैं आपको शादी के कार्ड के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये है शादी का कार्ड, शादी कार्ड, निमंत्रण पत्र दिया, ठीक है भाई, ये प्रेषक है, ये मान लो विष्णु जी ने दिया है, विष्णु कुमार वैष्णव है ना, विष्णु कुमार वैष्णव जी ने ये कार्ड दिया, यहाँ श्रीमान जो लिखा है पावर स्टडी, ठीक है भाई। अब इसमें विश्वसनीयता तो है, क्या भाई, विश्वास करने योग्य है, प्रलेखों पर आधारित है, कागज छपा हुआ है, बिल्कुल विष्णु जी ने दिया है तो सही आदमी ने दिया है, भले मानस ने दिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को विश्वास करने में कि ये जो कार्ड आया बिल्कुल सही आया है। ठीक है भाई, ये कार्ड बिल्कुल सही आया, मेरे को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, ये विष्णु जी ने दिया है और ये कार्ड बहुत सुंदर है, अच्छा कार्ड छपाया है, यानी कार्ड सुंदर है, अच्छा छपाया है, यानी अच्छा छपवाया है, ये मैं बात कर लिख कहता हूं, तो इसका मतलब ये कैसी है भाई, यानी कि गुणात्मक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब विश्वसनीयता है ना, ठीक है भाई। अब आगे मैंने बात की कि इस कार्ड पे ये नहीं लिखा कि जीमने कहाँ जाना है, प्रीति भोज वाला पता नहीं लिखा इन्होंने, तो भाई मैं कहाँ जाऊं, तारीख तो इन्होंने लिख दी, दिनांक तो इन्होंने लिख दी, ठीक है, इन्होंने लिख दी ना कि इस तारीख को है, जैसे कि इन्होंने तारीख लिख दी, मान लो ये लिख देते हैं 25/12/2024, ठीक है, 25 दिसंबर को इनकी जो है यहाँ अपना है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं
कि कहाँ जाना है भाई, एड्रेस नहीं है, तो मेरे लिए इस कार्ड की कोई क्या नहीं है भाई, प्रासंगिकता नहीं है। तो रिलेवेंट के लिए जरूरी है कि जिसके लिए जो सूचनाएं मुझे चाहिए वो सूचनाएं अवेलेबल होनी चाहिए। या फिर ये कार्ड मेरे को मिलता ही बाद में, इनकी तारीख तो 25 है और ये मेरा एड्रेस भी लिखा है, मेरे को कार्ड मिलता है 27 तारीख को, तो भाई सूचनाएं अगर समय पर नहीं मिले, मान लो आपका खाते आपको चाहिए, अभी जैसे विद्यार्थी चाह रहे हैं कि उनका रिजल्ट है, बीएड वगैरह सेकंड ईयर का रिजल्ट एग्जाम से पहले आ जाए, अगर बाद में आएगा तो उनके बीएड की रिलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो है आपके इसमें बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरपीसी ये मांगती है ताकि भाई आपका जिस दिन हो वहां तक है एग्जाम डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो भाई उसके लिए फिर उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो अगर आपने डेट भी लिख दी लेकिन शादी का कार्ड मेरे को 27 तारीख को मिलता है, तो मेरे लिए उस कार्ड का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार अकाउंट में अगर जो है सामने वाले को जानकारी बाद में मिलती है ना, तो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है फिर उस सूचनाओं का। ठीक है ना। तो भाई प्रासंगिकता समझ गए आप। उसके बाद मैं बात करूं नंबर 3, अगर मैं बात करूं नंबर 3 विश्वसनीयता होगी, समझ गए आप, प्रासंगिकता को समझ गए। उसके बाद मैं नंबर 3 बात करूं बोधगम्यता, यानी कि जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आसानी से क्या हो, समझने योग्य हो। यानी कि अब इन्होंने विष्णु जी ने कार्ड तो लिखा, लेकिन जीवन का एड्रेस तो इन्होंने लिखा विष्णु जी ने, लेकिन एड्रेस पता है क्या लिखा, ये इनका एड्रेस है। अब मेरे को पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है जीवन ने, ये एड्रेस इन्होंने लिख दिया, तो मेरे लिए तो ना समझने के योग्य नहीं है, तो मेरे लिए तो बेकार है। तो बोध गम्यता का तत्व होना चाहिए, अगर बोध गम्यता नहीं है तो किसी काम का नहीं है। या फिर उन्होंने एड्रेस तो लिखा लेकिन सूचना पूर्ण नहीं लिखी, इन्होंने क्या लिखा पता है, जयपुर लिख दिया। अब मैं पूरे जयपुर में कहा ढूंढूं कि विष्णु कुमार वैष्णव है कोई रहते हैं, उनकी जो शादी है मेरे को जीवन जाना है, जयपुर में तो पता नहीं चलेगा, ऐसे तो खूब सारे विष्णु जी हैं। तो भाई वो बोधगया में था। और उसके बाद मैं बात करूं नंबर 4, तुलनात्मकता। अब मैं यहाँ देखूंगा कि मेरे पास ऐसे शादी के 4 कार्ड आ रखे हैं, उन चारों कार्ड की आपस में क्या करूंगा, तुलना करूंगा कि किस में मेरे को जो है भाड़ा कम लगेगा। जो नजदीक का कार्ड है, अच्छा जहाँ जीवन बना हुआ है अपन को तो वहां जाना है भाई। ये गुण होता है तुलनात्मकता। और तुलनात्मकता के लिए इकाई क्या होनी चाहिए भाई, अलग अलग या सेम, इकाई सेम होनी चाहिए। शादी है ना, शादी के कार्ड के लिए शादी के कारणों से मैं तुलना कर रहा हूं, समझे भाई बात को। तो भाई इकाई भी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक तो इधर आप उसका जो है वजन देख रहे हो, एक तरफ जो है उसकी हाइट देख रहे हो, तो भाई आप तुलना नहीं, तुलना के लिए इकाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। और सेम इकाई इकाई होनी चाहिए, तभी अपन क्या कर सकेंगे, आपस में किसी व्यवसाय के दूसरे व्यवसाय के साथ तुलना कर सकेंगे। अरे भाई कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताओ ये चीज समझ में आई क्या भाई। अरे ये बात समझ में आई क्या भाई, कमेंट करके बता दो। अब तुम नोट्स के अंदर उदाहरण ढूंढने मत लग जाना ये सोचेंगे गुरुजी हम तो नोट्स साथ में खोल के देख रहे हैं, नोट्स में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। विष्णु जी कह रहे हैं दिमाग में छप गया, छपना ही है। अरे प्रहलाद जी आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। प्रहलाद जी के कल लाइव क्लास नहीं चल रही थी, बड़े परेशान थे। अपन आगामी क्लास के अंदर ऐसा करेंगे कि जो अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी अपन साथ में करते जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई बोधगम्यता समझ गए ना। तो तीसरी विशेषता बोधगम्यता, यानी जो समझने में क्या हो भाई, समझने में क्या हो भाई, आसान हो, यानी कि समझने योग्य हो, यानी कि समझने योग्य हो, यानी कि एक नजर देखते ही समझ में आ जाए।
वो कहते हैं ना कि मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। तो भाई लेखांकन की गुणात्मक विशेषता कहती है लेखांकन इस प्रकार से होना चाहिए कि सामने वाले को पहली नजर में देखते ही, समग्र रूप से देखते ही, गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं, समग्रवाद, यानी समग्र रूप से एक साथ देखते ही समझ में आ जाए कि भाई इस बिजनेस का ढांचा ऐसा सा है। समझे भाई, है ना। अब तुम उसको सॉफ्ट डॉक्यूमेंट ले जाकर थोड़ी दो गुरुजी, है ना, कि देखो टैक्स वाली पर्ची है, 50 रुपए ये लगे तो ऐसे तो कट्टा भर जाएगा आपके, है ना। तो भाई समझने में आसान हो, समझने योग्य हो, ऐसे होने चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे मौज कर दी। अरे प्रहलाद जी समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। देखें, आप कब से कह रहे हो सर इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ानी थी, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ानी थी। अब देखो एक बंदा क्या क्या पढ़ा है, आप भी समझदार हो, है ना। मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स फिर आपकी मांग की सर जल्दी से कराओ, है ना। तो भाई जल्दी से करवा रहे हैं। इकोनॉमिक्स सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर सिलेक्टेड है, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्टेड है। आर्ट्स में एमए से इकोनॉमिक्स है, एमकॉम ईएफएम में है उनके, है ना। पहले से एलडीसी लगे हुए थे, पिछली भर्ती में लेक्चरर लगे हुए हैं, है ना। तो भाई बोधगम्यता आ गया समझ में। तुलनीयता, तुलनात्मकता या तुलनीयता यानी कि जिसे अपन क्या बोलते हैं, कंपेयर कर सकें, यानी कि अन्य इकाई से क्या कर सकें, तुलना कर सकें। अन्य इकाई का मतलब क्या भाई, अन्य इकाई का मतलब है अन्य बिजनेस। अन्य बिजनेस से क्या कर सके भाई, अन्य व्यवसाय से क्या कर सके, तुलना कर सके। और अब ध्यान यह क्या रखना है कि जिस बिजनेस से आप तुलना कर रहे हो ना, उसके और इस जिस बिजनेस की, तो उसके लेखांकन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो तुम इधर इस बिजनेस के फर्म के जो है इसके वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना करो, उसकी 2024-25 की करो, तो नहीं, सेम वित्त वर्ष की तुलना करो। और जिस प्रकार से सभी प्रकार से जो है इकाई यानी खातों की इकाई यानी खाते समान प्रकार से रखे गए हैं, तब अपन बात करते हैं तुलनीयता की, तुलनात्मकता की। बताओ भाई विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। अभी थोड़ी देर बाद 10:30 पे यूट्यूब पे मिलते हैं लाइव एमसीक्यू सीरीज के साथ, बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यू यूट्यूब पर। अपन अभी आधे घंटे बाद 10:30 पे मिलते हैं यूट्यूब पर, पावर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर 10:30 बजे लाइव बिजनेस के मैनेजमेंट के एमसीक्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन आगामी क्लास में करेंगे। और जो है थोड़ा सा क्लास को मैं है, और अभी थोड़ा अब आप देख रहे हैं किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं है, वॉइस का क्वालिटी का सब शानदार है। आपने कहा था सर बैकग्राउंड वाइट करो, बैकग्राउंड वाइट कर दिया है, सब आपकी मांग के अकॉर्डिंग, है ना, कर दिया है। अब जो है बिल्कुल मनीष जी कह रहे हैं फोल्डर में, बिल्कुल फोल्डर में ऐड कर देंगे। अब जो है आप जो है मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लेना है आपको। जैसे अगर मैं बात करूं कि अपने मॉडल पेपर नहीं खुले हुए ना, मॉडल पेपर नहीं खुले, मॉडल पेपर में से प्रश्न करवा देता जितना पढ़ा है, ऐप खोलना पड़ेगा। हम्म, नहीं नहीं, मॉडल पेपर इसके अंदर है थोड़ी, तो वो तो उसमें खोलने पड़ेंगे ऐप में। हम्म, खोले, कल देखेंगे अपन, ठीक है विद्यार्थियों। कल मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, शानदार मॉडल पेपर जो है ना पिछली बार दिए थे, उसमें जब अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह है ना, अपन करेंगे बातचीत उन पर। आज की क्लास में अपन इतना ही, बाकी अभी 10:30 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर, तो वहां पर भी जुड़ना मत भूलना आप सब। बहुत शानदार शानदार एमसीक्यू रहने वाले हैं, ऐसे एमसीक्यू जो आप लोगों ने अब तक सोचे नहीं होंगे, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस में से, और जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया उन्हीं में से, और जो कि आरपीसी द्वारा पीछे के पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं वैसे प्रश्न। ठीक है भाई। सर आगे वाले टेस्ट, हाँ ये आगे वाले टेस्ट अपलोड करेंगे, है ना। आगे वाले टेस्ट है ना, हम आपको पहले वापस शेड्यूल करके आपको मैं बता दूंगा। कल कर देते हैं पब्लिश, कल ही कर देते हैं, है ना। नियंत्रण वाला कर दिया क्या, नहीं किया ना। कल कर देते हैं नियंत्रण वाला, है ना, जिसमें नियंत्रण और अन्य सहायक कार्य डाले हुए हैं ना, जिसमें आपके निर्णय है, समन्वय है, प्रबंध की भूमिका है, प्रबंध के स्तर है, वो कल कर देंगे।
सुधा जी कह रहे हैं ऐप में नोट्स है ही नहीं, नोट्स के फोल्डर में जाओ मिल जाएंगे। मनीष जी कह रहे हैं 1872 बचा है, वो भी कॉन्टेंट 1872 तो डाल दिया है। हम कॉन्टेंट 1872 का सेकंड पार्ट डालने की बात हो रही है, एक टेस्ट तो डाल दिया 100 क्वेश्चन का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, अनुबंध अधिनियम 1872 का एक डाल दिया है टेस्ट, आप चेक कर लेना कब का डाल दिया हो तो। हाँ सेकंड वाला वो कह रहा हूँ। मनीष जी कह रहे हैं 999 वाले को, हाँ वो पर भी टेस्ट और कंटेंट ऐड करवा रहे हैं, है ना। तो वो लाइव क्लासें साथ में चल रही है, बाकी बीओ की क्लास है उसमें भी धीरे धीरे आती रहेगी, चिंता की कोई बात आपको है नहीं। अकाउंटेंसी सभी कोर्सेज में, चाहे 999 वाला दोनों कोर्स हो, चाहे स्कूल लेक्चर कॉमर्स वाला मेन कोर्स है, सब में एक साथ ही चल रही है, लाइव चल रही है, एक टाइम चल रही है ना। चलिए विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।